हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम करेंगे सोल्यूशन चैप्टर, दैट इज़ द चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री ऑफ क्लास 12th। सो इस चैप्टर में हम सिर्फ होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में बात करेंगे, हेटेरोजेनियस मिक्सचर के बारे में बात नहीं करेंगे। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर मतलब जिसमें हम कंपोनेंट्स को सेपरेट ना कर पाए, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट एंड वाटर। और हेटेरोजेनियस मिक्सचर मतलब वाटर एंड सॉइल या फिर सैंड पार्टिकल्स, जिसमें हम सैंड पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं, दैट इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। बट हम इस चैप्टर में होमोजेनियस मिक्सचर की ही बात करने वाले हैं। सो लेट्स फोकस ऑन होमोजेनियस मिक्सचर ओनली। सो solution are homogeneous mixture of two or more than two components. Next term is homogeneous mixture. It is composition and properties are uniform throughout the mixture. मतलब कि properties और जो इसका composition है वो यूनिफॉर्म रहेगा मिक्सचर के दौरान। सो जो सोल्यूशन है वो हमारे टू पार्ट्स से बना होता है, दैट इज सॉल्वेंट एंड सल्यूट। सॉल्वेंट वही चीज़ है जैसे कि जनरली द कंपोनेंट्स दैट इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने एग्जाम्पल दिया था सॉल्ट एंड वाटर का। सो यहाँ पे जो वाटर है दैट इज सॉल्वेंट एंड जो सल्यूट है दैट इज सॉल्ट। सो सल्यूट क्या होता है? कंपोनेंट्स present in a solution other than solvent is known as solute. For example, हमारे पास नींबू पानी है। So नींबू पानी में हम क्या क्या मिक्स करते हैं? First is salt, then sugar, then lemon juice. और जो solvent होता है हमारा यहाँ पे water ही होता है, जहाँ यहाँ पे हमारा solvent है वो एक ही है। So जो solvent होगा वो हमेशा एक ही होगा, but solute बहुत सारे हो सकते हैं। अगर बाइनरी सोल्यूशन हम किनको कहेंगे? हम बाइनरी सोल्यूशन उनको कहेंगे जहाँ पे सोल्यूट एक हो और सॉल्वेंट भी एक ही हो। अगर सोल्यूट की मात्रा बढ़ जाती है, अगर वो 2 हो जाते हैं तो उन्हें हम कहेंगे ट्राइनरी सोल्यूशन। अगर वो 3 हो जाते हैं तब हम उन्हें कहेंगे क्वार्टरनरी सोल्यूशन। इजी है, बाइनरी, टर्नरी एंड क्वार्टरनरी। वंस अगेन, बाइनरी, टर्नरी एंड क्वार्टरनरी। सो टाइप ऑफ सोल्यूशन यहाँ पे हमें गिवन है। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इन्हें गो थ्रू कर सकते हैं। देन द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सोल्यूशन विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, सो यू मस्ट गो थ्रू इट। सो द फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज मास परसेंटेज। मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ अ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ अ सोल्यूशन इनटू 100। सिंपल है। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ अ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ अ सोल्यूशन इनटू 100। Then volume percentage. Volume percentage of a component is equal to volume of the component upon total volume of the solution into 100. Then next term is parts per million. It is used when solute quantity is very very small. ppm is equal to number of parts of a component upon total number of parts of all the component of a solution into 10 raised to the power 6. यहाँ पे हमने 10 raised to the power 6 इसलिए लिया है because यहाँ पे million है इसलिए। Then next term is mole fraction. Mole fraction of a component is equal to number of moles of a component upon total number of moles of all the component. For a binary mixture, if number of moles of A and B are Na and Nb respectively, then moles of fraction of A and B will be, so ये formula होगा Xa के लिए ये होगा, moles of मतलब हमें moles of A निकालने के लिए बोला तब ये होगा, और जब हमें moles of B निकालने के लिए बोले तो ये होगा formula। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हम जब इन सब का सम लेते हैं, जैसे कि XA प्लस XB प्लस XC, तो इनका सम हमेशा 1 ही आता है। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। द नेक्स्ट टर्म इज मोलैरिटी। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 liter ऑफ अ सोल्यूशन। मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन व्हिच इज इन लीटर्स। The next term is molality. It is defined as the number of mass of a solute per kg of a solvent. Molality, which is denoted by small m, और molarity जो था वो कैपिटल M से था। So यहाँ पे जो molality है वो small m से है, is equal to moles of a solute upon weight of a solvent which is in kg. इसकी यूनिट होगी मोल पर kg. The next is main advantage of molality over molarity. Molarity does not change with the change in temperature, while molarity changes with rise in temperature. This is because volume depends on a temperature, but mass does not. इसका मतलब ये है कि जो molality है वो change नहीं होती,
टेम्परेचर के चेंज होने पर, बट जो मोलारिटी है वो चेंज होती है टेम्परेचर के चेंज होने पर, बिकॉज वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मोलारिटी के, इसलिए। द नेक्स्ट टर्म इज solubility. Solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a fixed amount of a solvent. Dissolution. When a solid solute is added to a solvent, some solute dissolves and its concentration increases in solution. This is known as dissolution. The next term is crystallization. Some solute particles in a solution collide with the solid solute particles and get separated out of solution. This process is known as crystallization. So यहाँ पे saturated solution and unsaturated solution के definitions है. I hope आपको पता होगा, तो मैं इसे explain नहीं कर रही हूँ. Then यहाँ पे कुछ हमें solubility of solid in a liquid यहाँ पे कुछ हमें बताया गया है, जैसे कि polar dissolved polar and non-polar dissolve non-polar, but polar does not dissolve non-polar, जैसे कि H2O plus oil. Solubility of gas in a liquid. Temperature अगर increase होगा तो solubility of gas decrease होगी. Then very important topic, that is Henry's law. The solubility of gas in liquid at a given temperature is directly proportional to the pressure at which it is dissolved. So P is equal to KH X, where KH is equal to Henry's law constant. The Henry's constant signifies that it is directly proportional to temperature. It has a different values for a different gases at the same temperature. That means it is the function of a nature of gas. Its SI unit is kilobar. Application हमें यहाँ पे given है Henry's law की. Then कुछ हमें यहाँ पे points given है वेपर प्रेशर के, कि वोलेटाइल अगर हमारे पास सोल्यूशन है तभी हम वेपर प्रेशर देखेंगे, अगर नॉन वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर हम नहीं देखेंगे. फिर यहाँ पे कुछ हमें डाल्टन्स लॉ के कुछ फॉर्मूले गिवन है, आप इसे गो थ्रू करिए और बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन बनेगा तो इसी फॉर्मूले से बनेगा, अगर कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन बनेगा तो सिर्फ इसी फॉर्मूले से बनेगा. तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर देखिए. देन वेपर प्रेशर की यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस गिवन है, जैसे कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ वेपर इन अ इक्विलिब्रियम विद द प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर. एंड यहाँ पे कुछ एक और भी पॉइंट्स हमें गिवन है, जैसे कि वेपर प्रेशर इज द मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ वेपर इन अ इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड. वेपर प्रेशर रिप्रेजेंट्स द प्रेशर ऑफ द सैचुरेटेड वेपर. वेपर प्रेशर डिपेंड करता है ओनली टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ अ लिक्विड के ऊपर, बट वेपर प्रेशर डज नॉट depend on a volume of a container or amount of a liquid. Then next is Raoult's law for a solution of a volatile liquid. So यहाँ पे condition क्या है volatile liquid की. For a solution of a volatile liquid, the partial vapor pressure of each component in the solution is directly proportional to its mole fraction. So यहाँ पे हमें ग्राफ given है, so आप इन्हें ज़रूर go through कीजिए, which is very important. Then next is यहाँ पे कुछ हमें स्पेशल केसेस पढ़ने हैं हेनरीज लॉ एंड राउल्ट्स लॉ के हिसाब से. सो व्हाट इज आइडियल सोल्यूशन? आइडियल सोल्यूशन सिंपल है, जो ऑबे करे हमारी राउल्ट्स लॉ को वही आइडियल सोल्यूशन है, और जो नॉन ऑबे करे या फिर नॉट ऑबे करे, डज नॉट ऑबे द राउल्ट्स लॉ, दैट इज नॉन आइडियल सोल्यूशन. Two types of non-ideal solution are positive deviation from Raoult's law. AB interactions are weaker than AA and BB interactions due to their vapor pressure increases, which results in positive deviation. The next is negative deviation. Simple है, उसका opposite है, वहाँ पे weaker था और यहाँ पे stronger है, और वहाँ पे increase था, यहाँ पे decrease है. So it's simple definition, आप इन्हें ज़रूर याद कीजिए. फिर यहाँ पे ये ग्राफ भी बहुत ज़्यादा important है. So angiotrophs, binary mixture having same composition in liquid and vapor phase and boil at a constant temperature. Therefore, X is equal to Y and XB is equal to YB. There are two types of angiotrophs: minimum boiling point of angiotroph and maximum boiling point of a angiotroph.
The solution which show large positive deviation from Raoult's law from minimum boiling energy drop at a significant composition. Example, C2H5OH plus H2O. Then maximum boiling energy drop. The solution that show large negative deviation from Raoult's law from maximum boiling energy drop at a specific composition. Example, HNO3 plus H2O. Then colligative property. Colligative property which depends only on the number of solute particles. मतलब amount के ऊपर सिर्फ depend करती है, वो colligative property होती है. There are 4 colligative properties. First is relative lowering of vapor pressure. Second is depression of freezing point of a solvent, elevation of boiling point of a solvent, and fourth one is osmotic pressure of a solution. Relative lowering point या फिर relative lower of vapor pressure. When a non-volatile solute is dissolved in a solvent, vapor pressure of a solution becomes lower than the pure solvent, which is known as relative lower of vapor pressure. So यहाँ पे दो चीजें हैं. Lower of vapor pressure is equal to delta P is equal to P naught A NB upon Na plus Nb. Then next है relative lower of vapor pressure, which is equal to delta P upon P naught A is equal to Nb upon Na plus Nb. सिंपल है, फॉर्मूला बहुत सिंपल है. अगर आप ये फॉर्मूला लर्न कर लोगे ऊपर वाला लोअर ऑफ वेपर प्रेशर का, तो ये फॉर्मूला अपने आप लर्न हो जाएगा. जैसे कि यहाँ पे P नॉट A है, उसको आप सिर्फ नीचे लेके आइए डेल्टा P के, तो ये फॉर्मूला बन जाता है रिलेटिव लोअर ऑफ वेपर प्रेशर का. सिंपल है. एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल इन एक्सटर्नल प्रेशर एट अ सरफेस ऑफ अ लिक्विड इज नोन एज या फिर कॉल्ड एज boiling point of a liquid at that temperature. Pressure. फिर हमें यहाँ पे ग्राफ गिवन है. Then next is depression of a freezing point. Freezing point of a substance is the temperature at which vapor pressure of a substance in its liquid phase is equals the vapor phase of the in solid phase. फिर यहाँ पे एक point लिखा है, a solution will freeze when its vapor pressure equals the vapor pressure of a pure solid solvent. This difference in a freezing point is known as depression in freezing point. यहाँ पे formula given है, delta TF is equal to delta TF is equal to T naught F minus TF. So where T naught F is equal to freezing point of a pure solvent and TF is equal to freezing point of a solution. If delta TF proportional to M, then delta TF is equal to KFM and delta TF is equal to KF. फिर ये फॉर्मूला कुछ बनेगा, फिर यहाँ पे हमारा ऐसे बनेगा फॉर्मूला, where KF is equal to which depends on the nature of a solvent is known as freezing point of depression constant or डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ, या फिर हम कह सकते हैं क्रायोसोपिक कांस्टेंट. यस, क्रायोसोपिक कांस्टेंट. फिर यहाँ पे ग्राफ भी है. देन नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर. the process of flow of solvent molecules from solution of lower concentration to solution of higher concentration through semi-permeable membrane is known as osmosis. ये हमने पहले भी पिछली क्लासेस में भी बहुत बार पढ़ा है. सो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन थी ये. फिर हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? The hydrostatic pressure which develop on account of osmosis is known as osmotic pressure. So ऐसा प्रेशर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो, जो डेवलप हो अकाउंट ऑफ ऑस्मोसिस के, तो हम उसे कहेंगे ऑस्मोसिस या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर. The pressure which just stops the flow of solvent is known as osmotic pressure of a solution. फिर यहाँ पे हमें फॉर्मूला गिवन है जो कि इम्पोर्टेंट है. ऑस्मोटिक प्रेशर जिसे हम पाई से डिनोट कर रहे हैं, which is directly proportional to molarity C. So pi is equal to CRT. Pi is equal to N2 upon V RT. ये नेक्स्ट फॉर्मूला है. So यहाँ पे V is equal to volume of a solution and N2 is equal to moles of a solute,
R इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो कि हमें पता है जिसकी वैल्यू होती है 0.0821. टेम्परेचर दैट इज डिनोटेड बाय T. देन पाई इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑस्मोटिक प्रेशर इज यूज्ड टू डिटरमाइन मोलर मासेस ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, पॉलीमर्स. मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है ये सेंटेंस कि जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर को कब यूज़ करते हैं फॉर मोलर मासेस ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स, मतलब कि जो माइक्रोमोलिक्यूल्स है लाइक जैसे कि प्रोटीन्स एंड पॉलीमर्स. देन आइसोटोनिक सोल्यूशन, टू सोल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. मतलब दो ऐसे सोल्यूशन जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है टेम्परेचर के हिसाब से, सो दैट इज कॉल्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन. देन हाइपोटोनिक एंड hypertonic solution. A solution having lower osmotic pressure than other solution is known as hypotonic, and a solution having higher osmotic pressure is known as hypertonic. Simple है. ऐसा solution जिसका osmotic pressure low है तो उसको हम कहेंगे hypotonic, और ऐसा solution जिसका osmotic pressure higher है या फिर ज़्यादा है तो उसे हम कहेंगे hypertonic solution. Reverse osmosis. If pressure changes, then the osmotic pressure is applied to the solution side, then the pure solvent flows out of a solution through semi-permeable membrane. This phenomena is called reverse osmosis, RO. Reverse osmosis is used in a distillation of seawater. So यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है. अगर हम पिस्टन से यहाँ पे प्रेशर लगाएं तो यहाँ पे जो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा तो यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और यहाँ से हमारे पास एक अच्छा वाटर या फिर एक क्लीन वाटर आएगा, वाटर आउटलेट, अगर हम यहाँ से प्रेशर डालते हैं. यहाँ पे गिवन है पाई. सो फ्रेंड्स, एट लास्ट हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कमेंट बिलो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड सब्सक्राइब करो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप ऐसी ही वीडियोस चाहते हो आगे आने वाले चैप्टर्स की. सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए टू माय चैनल. थैंक यू गाइस, बाय.